मैं दुल्हन के लहंगे में ट्रेन की पटरियों पर तेजी से भाग रही थी। जब मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी तो मैंने उसे गोद में उठाया और ट्रेन में बिठाकर कराची आ गई, क्योंकि मेरा भाई मेरी शादी 5 लाख के बदले एक 65 साल के बूढ़े आदमी से करवाना चाहता था। मेरी एक दोस्त ने मुझे कराची में अपने दोस्त के घर का एड्रेस दिया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो उसने मेरे बच्चे के साथ जो किया सुनकर आप, मेरा नाम निम्रा है। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर मेरी ये खूबसूरती उस रात किसी काम न आई थी। मैं बस अपने भारी से लहंगे में दौड़ती चली जा रही थी। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी कि अगर मेरे कदम रुक गए तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। आखिरकार मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन तक आ गई थी और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की नजरों से बचकर यहाँ आई थी। अगर मैं पकड़ी जाती तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होता। इसीलिए मैं बार बार दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरे कदम ना रुकें और जिस मकसद से मैं घर से निकल कर आई हूँ मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। लेकिन वक्त निकलता जा रहा था और मुझे जल्द से जल्द ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर जाना था, क्योंकि मुझे मुल्तान रेलवे स्टेशन से कराची जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर आने वाली थी, इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ी। मैं जल्दी से भागती हुई सीढ़ियाँ पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर पहुँचना चाहती थी। मैं बस सीढ़ियों तक पहुँचने ही वाली थी जब अचानक मेरे कदम रुक गए और मेरी नजर जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी मैंने गौर से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो ये बात सन 2015 की है, जब मैं उस अनजान शहर में पहली बार आई थी। उस अनजान शहर कराची में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ खींच कर ले आई थी। यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी बड़ी ही अच्छी हुआ करती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी मामा जिंदा थी, जो मेरा और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी जिंदगी मामा के होते हुए बहुत अच्छी गुजर रही थी। मामा हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। मैं स्कूल से आती तो वो मेरे लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी और घर के सारे काम भी खुद ही किया करती थी। मेरी मामा को बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। उनके हाथ का खाना मुझे बहुत ही पसंद था। उनके होते हुए कभी मैंने कुकिंग तो नहीं की थी, मगर मैं उन्हें कुकिंग करते हुए देखती रहती थी। मेरी मामा के हाथ में इतना जायका था कि वो आस पड़ोस में भी खाना बना कर दिया करती थी। बास पड़ोसी उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। मेरी मामा एक ऐसी औरत थी जो पड़ोसियों से भी मेल जोल बढ़ा कर रखती थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे जो कि अलग अलग शहरों में रहते थे। हमारे अपने शहर मुल्तान में तो सिर्फ मेरी एक फुप्पो ही रहा करती थी। मैं अपनी फुप्पो जी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी उनके यहाँ चली जाती थी। जब मेरी माँ जिंदा थी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी में बदलाव तो उस वक्त आया जब मेरी माँ बीमार रहने लगी। वो कोई ऐसी वैसी भी बीमार नहीं थी, बस मामूली से उनकी तबीयत खराब होती रहती थी, मगर कभी कभी वो अपने पेट में दर्द बताया करती थी। भैया और मैं उनसे डॉक्टर के यहाँ चलने की बात करते तो वो साफ इनकार कर दिया करती थी। कहती थी कि मेरे अंदर डॉक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, तुम लोग मुझे पेन किलर दे दो, मैं उसे खाकर सो जाऊंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और हर बार ऐसा ही होता था। जब भैया माँ को पेन किलर लाकर दे देते थे तो उनके पेट दर्द को राहत मिल जाती थी और फिर वो सो जाती थी। उसके बाद कई कई दिनों तक उनके पेट में दर्द नहीं उठता था। इसलिए कभी हमने भी माँ के पेट दर्द होने पर इतना ध्यान नहीं दिया। बस जब कभी कभी उनके पेट में दर्द उठता था तो हम लोग उन पर ध्यान दे दिया करते थे, मगर हमें नहीं पता था कि उनके पेट में अंदर ही अंदर क्या बीमारी बन रही है जिसकी वजह से उनको दर्द उठता ही रहता है। इस बात का पता तो हमें जब चला जब लगातार 2 दिन तक माँ के पेट में दर्द उठता रहा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो दर्द ऐसा था कि एक रात जब उठना शुरू हुआ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का वक्त था और माँ दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। हम लोग भी उठकर बैठ गए थे और माँ से पूछ रहे थे, माँ आपको क्या हुआ है? माँ बस अपने पेट को पकड़कर यही कह रही थी कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भैया जल्दी से अपने बिस्तर से उठे और डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए थे, मगर आधी रात का वक्त था, किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं खुला हुआ था। इसलिए भैया मजबूरन माँ को लेकर अस्पताल जाने का बंदोबस्त करने लगे। इतने में वो अपनी बाइक निकाल ही रहे थे कि माँ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और अपने पेट को पकड़कर बुरी तरह से करहाने लगी। मैं भी उनको देखकर बहुत डर गई थी। शायद उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं माँ को बार बार तसल्ली दे रही थी। कभी उनका पेट सुहलाती तो कभी उनके लिए गर्म पानी लेकर आती। मेरी आंखों से भी अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। फिर माँ चीखते चीखते अचानक बेहोश हो गई। उस वक्त मेरी भी जोरदार चीख निकल गई थी। भैया और मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे कि आखिर माँ बेहोश क्यों हो गई है, उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही। भैया ने जब माँ का जिस्म छू कर देखा तो वो कहने लगे कि घबराने की बात नहीं है, माँ की सांसें चल रही हैं, तुम रो रो कर क्यों मुझे भी डरा रही हो। डरने की बात तो थी ही, माँ का बेहोश होना कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर ऐसे वक्त पर जब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, भैया ने जल्दी से माँ को गोद में उठाकर अपनी बाइक पर बिठाया। मैं भी माँ को पकड़कर उनके पीछे ही बैठ गई थी।
भैया ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फिर हम लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए थे। माँ को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। भैया मुझे तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई है, लैब सुबह के वक्त खुलेगा और तभी रिपोर्ट्स आएंगी। रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आपकी माँ को क्या परेशानी है। अभी फिलहाल हमने उन्हें दवाई दे दी है, उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो गई है। भैया और मैंने सुकून की सांस ली थी। अब हमें सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही माँ की रिपोर्ट्स भी आ गई थी और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बड़ी ही अजीब थी। मेरी माँ के पित्ते में पथरियां थी जिनके भरने की वजह से पित्ता फट चुका था और उसका जहर उनके पूरे जिस्म में फैल गया था। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अपनी तरफ से उनका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इलाज के दौरान मेरी माँ दम तोड़ गई और फिर हम दोनों भाई बहन के सर से माँ और बाप दोनों का ही साया उठ गया था। हम दोनों यतीम हो चुके थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि भैया ने अपने आंसू पी लिए थे। वो अंदर ही अंदर रो रहे थे। वो मेरे सामने रोकर अपनी बेबसी जाहिर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मैं भी रोने लगा तो मेरी बहन को हिम्मत कौन देगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे माँ ने मेरा ख्याल रखा था। वो मेरी माँ भी बनकर दिखाएंगे और मेरे बाप भी। कहने को तो मैं अच्छी खासी बड़ी थी, मगर अपने माँ बाप के लिए तो हर औलाद बच्चे की तरह ही रहती है। माँ के चले जाने के बाद घर पूरी तरह से सूना हो गया था। भैया जल्द ही ऑफिस से घर आ जाते थे क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र हुआ करती थी। मैं अब घर में अकेली रहने लगी थी। मैं सारा दिन माँ को याद करके रोती रहती थी। उनकी कमी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए मैं घर का कोई काम नहीं कर रही थी। कई दिनों तक मैंने अपने आप को कमरे तक ही रखा था। भाई ऑफिस से आते वक्त बाजार का खाना लेकर आ जाते थे, मगर अब ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था। इसलिए मैंने माँ की मौत पर सब्र किया और धीरे धीरे घर के सारे काम काज करने लगी। मैं माँ के सामने घर के सारे काम किया करती थी, मगर कभी मैंने खाना नहीं बनाया था। लेकिन अब माँ के जाने के बाद तो भैया कब तक बाजार से खाना ला सकते थे। मैंने अब किचन में जाना शुरू किया और अपने हाथों से खाना भी बनाने लगी। मैं भले ही खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन मैंने कई बार अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा था, इसलिए मैंने इसी तरीके से खाना बनाना शुरू किया। पहली बार ही जब मैंने दाल चावल, दही का रायता और मूंग दाल का हलवा बनाया तो वो बहुत मजेदार बना था। भैया ने मेरे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तुमने पहली बार में ही खाना बनाया है और वो भी इतना अच्छा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम माँ की तरह कुकिंग करने लगी हो। आज अगर माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। भैया ने जितनी तारीफ की थी उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले भी कई बार कुकिंग कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हुई थी और फिर उसके बाद से मेरे अंदर खाना बनाने की एक हिम्मत बन गई थी। अब घर में ज्यादातर खाना मैं ही बनाया करती थी। भैया को बाजार का खाना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर भैया मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं भूलते थे। माँ की याद तो आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और भैया एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। फिर लोग भैया को ऐसे कहने लगे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि भैया की शादी हो जाए। मैंने भैया से कहा कि भैया, लोग ठीक कहते हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिन गुजरने के बाद भैया ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बता दिया था। दरअसल वो किसी लड़की को पसंद करते थे। भैया ने कहा था कि तुम उसके घर रिश्ता लेकर चली जाओ। इस तरह मैं अपनी होने वाली रिश्ता लेकर चली गई थी। मेरे भैया देखने के अच्छे थे और हमारे घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी, इसलिए लड़की वाले भी इस रिश्ते से फौरन ही तैयार हो गए थे। मेरी भाभी सुमैया बहुत खूबसूरत थी, पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी। भैया और टाइम से अफेयर चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। भैया की शादी पर मैं बहुत खुश थी। उनकी शादी खूब धूमधाम से हुई थी, मगर उस बीच हम दोनों को ही अपनी माँ बहुत याद आई थी। भाभी घर आ गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं अकेली ही घर के सारे काम किया करती थी। भाभी घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करेंगी और मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। शुरू में तो कुछ दिनों तक भाभी बिल्कुल ठीक रही थी। जैसा मैंने सोचा था भाभी बिल्कुल वैसे ही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था भैया ने धीरे धीरे उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। इसी हिसाब से भाभी बदलने लगी थी और फिर भाभी का दिमाग आसमान पर पहुंचने लगा था। सुमैया भाभी, जो कि पहले मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन अब सारा सारा दिन वो अपने कमरे में टीवी के आगे बैठी रहती थी और हमेशा भैया के साथ कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाती रहती थी। वो दोनों मियाँ बीवी बाहर घूमने जाते थे तो मैं उन दोनों के लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी, लेकिन इस तरह मेरा खाना जाया होता था। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी आप दोनों मुझे बिना बताए घर से बाहर चले जाते हो और बाहर से खाना भी खाकर आ जाते हो। इस तरह घर का खाना जाया होता है। आप लोग मुझे बताकर जाया करो कि आपको बाहर खाना खाना है। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं और तुम्हारे भैया खाना जाया करते हैं।
अरे जब तुम्हारा भाई खुद ही कमाता है तो खाना जाया होने की फिक्र भी उससे ही होनी चाहिए। इतने में ही भैया वहां पर आ गए। भैया पूछने लगे कि क्या बातें कर रही हो, तो भाभी ने उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बात बताई। भाभी ने कहा, तुम्हारी बहन का मतलब है कि हम खाना जाया करते हैं, तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाते हो और मुझे बाजार का खाना खिलाते हो, तो ये बात तुम्हारी बहन को बुरी लगती है। मैंने कहा, भाभी आप ये क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे बता कर जाया करो। आपने तो बात को कुछ और ही रुख दे दिया। भैया कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो निम्रा? हम तुम्हें कहीं भी क्यों बता कर जाया करें? तुम इतनी बड़ी हो गई हो जो इस घर में तुम्हारी मर्जी चले। भाभी कहने लगी, मैं आपसे कहती थी ना कि आपकी बहन बहुत बदतमीज है। मुझे पलट कर जवाब देती है। आज आपने खुद ही देख लिया ना इसकी बातें कैसी हैं। भैया भाभी की बातें सुनकर तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। भाभी तो भाभी, मगर भैया भी भाभी की तरह कहने लगे थे। उन्हें अपनी बहन की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी वक्त से भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं, क्योंकि आज उनकी बातों से मुझे इतना तो अंदाजा हो ही गया था। भाभी घर में बिल्कुल मलकाओं की तरह रहने लगी थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। जिस दिन से भाभी हमारे घर में आई थी, भैया मुझ पर किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं देते थे। न उन्हें इस बात की परवाह थी कि कुछ मेरी भी जरूरतें हैं, मुझे पैसों की भी जरूरत होती है। भैया ने तो शादी के कुछ दिनों बाद से ही घर खर्च भाभी को देना शुरू कर दिया था और फिर तब से ही हमारे घर की रूटीन बिगड़ती चली गई थी। भाभी का जो दिल करता वो वैसा ही किया करती थी। एक मैं थी जो ये सब कुछ खामोशी से सह रही थी। भैया ने भाभी को हर चीज की इजाजत दी हुई थी। घर के हर छोटे से बड़े काम तक की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। भाभी को अब किसी बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी तो अगर तबीयत खराब भी होती तो भैया भाभी को कोई परवाह नहीं होती थी। वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। कई कई दिन तक भैया भाभी घर से बाहर घूमने के लिए जाते रहते थे और उस दौरान भी मैं घर में अकेली होती थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनकी जवान बहन घर पर अकेली है। मैं जब घर में रात के वक्त अकेली होती तो मैं फुप्पो जी के घर चली जाती थी। एक दिन मैंने फुप्पो जी को भैया भाभी की सारी हरकतों के बारे में बता दिया था। फुप्पो जी को बहुत गुस्सा आया था। वो उसी वक्त भैया से सवाल करने के लिए आ गई थी कि तुम अपनी बीवी के आ जाने से बहन की जिम्मेदारियों को भूल गए हो। फुप्पो जी जब घर आई तो उन्होंने भैया भाभी को डांट लगाई थी। भैया से कहा था कि तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, मगर इस लड़की ने तुम्हें अपनी जैसा कर दिया, क्योंकि फुप्पो जी को भाभी पहले से ही पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि वो भैया भाभी की शादी में भी शामिल नहीं हुई थी। फुप्पो जी चाहती थी कि उनकी देवरानी की बेटी मेरे भैया की बीवी बने, मगर भैया को तो भाभी पसंद थी, इसलिए उनकी शादी कहीं और कैसे हो सकती थी। भैया ने तो उसी वक्त फुप्पो जी से माफी मांगी और उनको यकीन दिलाया कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, मगर उनके जाने के बाद भैया और भाभी दोनों ने ही मिलकर मुझे खूब डांट लगाई थी। भाभी कहने लगी कि ये रिश्तेदारों के यहाँ जाकर हमारी चुगलियां करती है। तुम्हारी बहन अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाया करो। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। मैंने कहा, मगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। भैया कहने लगे कि एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर से जाना ही है। मैंने कहा, मगर आपके निकालने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भैया को लगा कि मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ, उनके आगे जबान चला रही हूँ, इसलिए भैया कहने लगे कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ और तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भाभी कहने लगी कि इसके लिए अच्छा रिश्ता देखने की क्या जरूरत है, अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ सब लोगों को अपने इशारों पर नचा कर रखेगी। इसके लिए तो कोई ऐसा ससुराल ढूंढना जहाँ पर सबके बीच दब कर रहे, वरना हर दिन इसकी उनसे लड़ाइयाँ हुआ करेंगी। इसी तरह से जिस तरह से हम पर ये अपनी जुबान चलाती है, वो लोग बार बार यहाँ शिकायतें लेकर आया करेंगे। तो क्या आप बाद में भी इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे? आखिर कब तक आप इसको बर्दाश्त करते रहोगे? मेरा तो कहना यही है कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो और इसे इस घर से निकाल दो। भैया कहने लगे कि हाँ, मैं इसके लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं उन लोगों की बातों से इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि मैं रातों को रोया करती थी। मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाती? इसलिए मेरे पड़ोस में रहने वाली कुछ लड़कियां थी जो मेरी सहेलियां बन गई थी। उनको मैं अपने दिल का हाल सुनाती रहती थी। उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो भी मेरी भाभी को अच्छी तरह से जान गई थी कि भाभी कितनी चालबाज थी और कितनी चालाकी से वो भैया से झूठ बोला करती थी। मेरे भैया, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखने का मुझसे वादा किया था, वो अपनी बीवी के आ जाने के बाद ऐसे बदल गए थे जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। भाभी तो वैसे भी यही चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से अपने घर से चली जाऊं और फिर भाभी पूरे घर पर अपना कब्जा कर ले। उन्हें मैं बोझ लगती थी और उन्हें ये सब बहुत बुरा लगता था कि मेरा भाई मेरा ख्याल रखे। तभी तो उन्होंने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया था। कुछ दिन गुजरे तो भाभी ने भैया से मेरे रिश्ते की बात की थी। भाभी ने लड़की का फोटो भैया को दिखाया तो भैया ने फोटो जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करूंगा। मेरी बहन की उम्र इतनी भी नहीं है कि मैं उसकी शादी इस बूढ़े आदमी से करूं।
ये सुनकर तो मेरा जिस्म कांप उठा था। भाभी मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाना चाहती थी। मैं उन दोनों की बातें दरवाजे से खड़ी हुई सुन रही थी। जब भाभी ने भैया से कहा कि तुम्हारी बहन की शादी इस आदमी के साथ हो जाएगी तो तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से आप बहुत परेशान चल रही हैं। भैया कहने लगे कि हाँ, मेरी नौकरी खतरे में है, किसी भी दिन जा सकती है। भाभी कहने लगी कि ये आदमी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है। मेरे भाई ने मुझे इसके बारे में बताया है कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हम निम्रा की शादी इसके साथ करवा देंगे तो इससे हमसे जहेज भी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये तो खामोशी से निम्रा को शादी करके अपने साथ ले जाएगा और निम्रा के साथ उसकी शादी करवाने पर वो हमें हमारी मुंह मांगी कीमत भी दे सकता है। भैया कहने लगे कि तुम्हारा क्या मतलब है। भाभी ने उनको समझाया कि मैं जानती हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में है। जरा सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली गई तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा और फिर आप अपनी बहन की शादी कैसे करोगे। इसलिए मुझे तो ये रिश्ता बेहतर लग रहा है। वैसे भी आप अपनी बहन का ऐशो आराम चाहते हो, वो उस घर में ऐशो आराम करेगी। भला किसी फैक्ट्री के मालिक से शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं है। आपकी बहन एक अमीर इंसान की बीवी बन जाएगी और फिर वही इंसान आपको भी आपकी मुंह मांगी कीमत देकर आपकी मदद कर देगा। मेरे भैया के दिल में धीरे धीरे लालच आने लगा था और फिर भैया ने भाभी से कहा कि मैं सोच समझ कर जवाब देता हूँ। मैं बहुत डर गई थी कि अगर भैया भाभी ने मेरी शादी इस बूढ़े इंसान के साथ करवा दी तो मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे उस दिन अपनी माँ बहुत याद आई थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मगर अगले दिन मुझे पता चला कि भैया ने मेरा रिश्ता उस बूढ़े आदमी के साथ तय कर दिया। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि वो पैसे के लालच में कभी नहीं आएंगे। ना जाने मेरे भाई को क्या हो गया था, वो तो पूरी तरह से बदल गए थे। भाभी ने जब मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ करते हुए। भाभी कहने लगी कि तुम्हारी शादी से हमें भी फायदा होगा, इसीलिए तो तुम्हारी शादी करवा रही है। ये कहकर भाभी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन जब भैया घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और मैंने कहा, भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आप चाहो तो सारी जिंदगी मेरी शादी मत करवाना। मैं सारी जिंदगी इस घर के कोने में खामोशी से पड़ी रहूंगी, मगर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। भैया ने मुझसे प्यार से कहा, देखो निम्रा, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी अगर उस आदमी के साथ शादी हो जाएगी तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। अरे तुम्हारे भाई का कारोबार चल पड़ेगा। मैंने कहा, तो क्या अपना कारोबार चलाने के लिए आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। भैया भाभी को मेरी बातों पर बहुत गुस्सा आया था। भैया ने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी तो यहीं पर होगी। मेरा यही फैसला है और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैंने रोते हुए ये बात जब अपनी सहेलियों को बताई तो उनको मेरे ऊपर बहुत तरस आया था। वो 2 लड़कियां थी, वो दोनों ही हमारे घर के सामने रहती थी। बचपन से मैं उनको जानती थी, मगर अब जब से मैं अकेली हुई थी तब से मेरी उनसे जान पहचान बहुत अच्छी हो गई थी। अनीला और रिदा दोनों ही मेरी सुख दुख की साथी बन गई थी। उन दोनों को मुझसे बहुत हमदर्दी होती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भैया भाभी जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। रिदा ने मुझे एक एडवाइस दी। रिदा कहने लगी, तुम अपने भैया की मर्जी के मुताबिक शादी कर लो। मैंने कहा, कि तुम क्या कह रही हो, मेरा गुजारा ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो रिदा कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम शादी से कुछ देर पहले घर से भाग जाओ। अनीला और मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसने बात तो बड़े ही काम की थी, मगर मैं भागकर कहाँ जाती। अनीला ने कहा कि तुम भागकर कराची चले जाना। कराची में मेरा एक कजन रहता है, वो तुम्हें रहने की जगह भी दिलवा देगा और तुम्हारी कहीं पर नौकरी का बंदोबस्त भी करवा देगा। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वो दोनों कहने लगे कि अगर ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम्हें अपने भैया भाभी की मर्जी के मुताबिक शादी करनी होगी। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे शादी तोड़कर घर से भागने वाला रास्ता ज्यादा बेहतर लगा था। 2 दिन के बाद मेरी शादी थी। जिस अमीर आदमी के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो अपने गार्ड्स के साथ बारात लेकर हमारे घर पहुंच चुका था। मेरी भाभी ने मुझे दुल्हन के कपड़े कमरे में दे दिए थे। ज्यादा मेहमान भी नहीं थे, मगर मैंने अपनी शादी में रिदा और अनीला को बुलाया था। उन दोनों ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया, जिससे भाभी को तसल्ली हो गई कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। भाभी ने कहा था कि थोड़ी देर में तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा तो आ जाना। शादी के सारे बंदोबस्त हो गए थे। अनीला और रिदा ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और मेरा सामान भी पैक कर दिया था। उन्होंने कमरा बंद करके खिड़की से मेरे भागने का इंतजाम भी कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ निम्रा, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारो। अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करते रहेंगे। अनीला ने मुझे अपनी कजिन का एड्रेस दे दिया था और मुझे बताया था कि तुम्हें कराची की ट्रेन पकड़नी है। कराची जाने के बाद तुम्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरा कजिन मिलेगा। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे।
میں نے اپنی دونوں سہیلیوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ تم جیسے دوست اللہ سب کو دے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ ورنہ تمہاری ٹرین مس ہو جائے گی، تمہارا نکلنا یہاں سے بہت ضروری ہے، ہم یہاں سب کچھ سنبھال لیں گے، تم ہماری پرواہ مت کرنا۔ ان دونوں نے مجھے رسی کے سہارے کھڑکی سے نیچے اتار دیا تھا اور پھر میں دلہن کے کپڑوں میں ہی وہاں سے بھاگنے لگی، مگر گیٹ تک پہنچ کر مجھے گارڈز نے دیکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچا دیا۔ اس بوڑھے آدمی کے گارڈز میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی اور بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے بھاگتے بھاگتے میں ریلوے اسٹیشن تک پہنچ آئی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح سے ٹرین میں بیٹھنا تھا تاکہ میں اس شہر سے چلی جاؤں۔ مجھے اپنے پلیٹ فارم تک پہنچنا تھا جہاں کراچی جانے والی ٹرین آنے والی تھی۔ میں پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر ہی بنی سیڑھیوں کا سہارا لینے لگی جب اچانک میں نے سیڑھیوں کے کنارے چھوٹے سے کمبل میں لپٹے ایک معصوم سے بچے کو دیکھا جو سیڑھیوں سے نیچے گرنے ہی والا تھا۔ میں نے جھٹ سے اسے پکڑ لیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں اس کو گود میں اٹھا کر بھاگتے ہوئے ٹرین میں چڑھ گئی۔ میں نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا اور میں ٹرین کے کونے میں اس بچی کو گود میں لے کر چھپ گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے مگر ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر ٹرین بھی چل پڑی تھی۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں نے بچے کا منہ کھول کر دیکھا تو وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آنے لگا کہ آخر کون تھا جو اسے ایسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جیسے ہی کراچی پہنچ جاؤں گی اس بچے کے بارے میں پتہ لگواؤں گی کہ یہ کون ہے اور ریلوے اسٹیشن پر اسے کون چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے کرم سے میں جیسے تیسے کراچی کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی تھی مگر میرے ہاتھ میں یہ بچی تھی، میرا سامان تھا، لیکن میں ادھر ادھر گھوم کر انیلا کے کزن موہت کی تلاش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں موہت کو پہچان گئی تھی کیونکہ اسے انیلا نے بتا دیا تھا کہ میں اسے دلہن کے جوڑے میں ملوں گی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک تو میں دلہن کے جوڑے میں تھی اور دوسرا میری گود میں بچہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم ہی نمرہ ہونا؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، تو اس نے فوراً ہی مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ کہنے لگا تو پھر بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا انیلا نے تو بتایا تھا کہ آپ میرے رہنے کا بندوبست کروا دو گے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم میرے گھر پر کچھ دنوں تک ہی رہ سکتی ہو، جیسے ہی تمہاری نوکری کا بندوبست ہو جائے تم چلی جانا۔ مگر یہ بچہ کون ہے؟ کیا تمہارا اپنا بچہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بچہ مجھے ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر ملا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے۔ وہ کہنے لگا تم تو خود خطروں سے کھیل کر یہاں تک پہنچی ہو تو تمہیں اس بچی کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اس بچی سے میرا کیا رشتہ ہے، شاید اسی کے لیے تو میں اپنے گھر سے بھاگی ہوں، شاید اللہ مجھے اس سے ملوانا چاہتا تھا۔ اس بچی کو میں وہاں اکیلے چھوڑ کر کیسے آ سکتی تھی؟ ہمیں اس کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اس کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پولیس مجھ سے اس کے بارے میں تو پوچھے گی ہی، اگر تمہارے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایسے ہو جاؤ، یہ میرا گھر ہے، میں تمہاری ہیلپ صرف انیلا کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس بچی کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بچے سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر اسے وہاں کون چھوڑ کر گیا ہوگا؟ کسی کی مجبوری رہی ہوگی اسے وہاں چھوڑنے کی، یا پھر کسی نے جان بوجھ کر اسے وہاں پر چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ نہیں، کوئی دھوکے سے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے اس بچی کی طرف دیکھا جو بہت پیاری تھی، مجھے اس پر پیار آ رہا تھا۔ موہت کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس بچی سے اپنا پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس بچی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میرے ماں باپ مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تو میرے ساتھ میرے اپنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ تو پھر ایک لاپتہ بچی ہے، ایک ایسی بچی جس کی نہ کوئی پہچان ہے، نہ اس کے ماں باپ کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ سوچو معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ آج کل لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ غلط نہیں ہو رہا؟ اگر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس معاشرے کے کچھ ایسے بھیڑیے ہیں جو اس پر غلط نظر رکھیں گے اور اسے نوچ ڈالیں گے۔ میں بھلے ہی ساری زندگی شادی نہیں کروں گی مگر میں اس کی ماں بن کر پرورش کروں گی، مجھے اس کے لیے جتنا ہو سکے گا میں کروں گی۔ تم مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہو تو دے دو، لیکن یہ بچی میرے اکیلے پن کی ساتھی ہے، شاید اللہ نے اسے مجھ سے اسی لیے ملایا کہ میں اس کی مدد کروں۔ میری بات سن کر موہت خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم اب کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں کوئی نوکری تو نہیں کر سکتی کیونکہ اس معصوم بچی کو میں کس کے حوالے چھوڑ کر جایا کروں گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس تم مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو، جیسے ہی مجھے کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔
मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी सहेलियों की तो शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकती हो। वहाँ पर मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उस बच्ची के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। न जाने क्यों उसके रोते हुए और तकलीफ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मेरे तो सिर्फ इस दुनिया में माँ बाप नहीं थे। तभी मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी, जबकि मैंने बड़े होकर अपने माँ बाप का साथ छोड़ा था। मगर इसने तो होश भी नहीं संभाला। तभी से ही इसके माँ बाप इससे दूर हो गए। मैंने ठान लिया था कि मैं इसकी खातिर वो सब कुछ करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैंने उसको अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। मैंने देखा था कि मोहित बाजार से लेकर खाना खाया करता था। मोहित एक अच्छा लड़का था। उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया हुआ था, जिस कमरे में वो मेरी मौजूदगी में कदम तक नहीं रखता था। वो सारा दिन जॉब पर होता था। वो अपने साथ साथ मेरे लिए भी खाना लेकर आता और उस बच्ची जिसका नाम मैंने उम्मीद रखा था, वो उसके लिए भी दूध लाया करता था। उस बच्चे से मुझे जीने की नई उम्मीद मिली थी, इसलिए मैंने उसका नाम उम्मीद रख दिया था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। उससे मुझे दिली लगाव हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे ये बात बुरी लगने लगी कि बेचारा मोहित मेरे लिए और उम्मीद के लिए काफी कुछ कर रहा है। वो जिस तरह से अपने लिए सुबह से नाश्ते से लेकर रात तक का खाना बाजार से लेकर आता था, इस हिसाब से तो उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे। मैंने देखा तो उसके घर में ज्यादा राशन भी मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने मोहित से कहा, आप अपने किचन में राशन भरवा दीजिए, फिर आपको बाजार से खाना लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं सारा दिन घर में अकेली ही तो होती हूँ और फिर उम्मीद भी मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती, इसलिए मैं आपके और अपने लिए खाना बनाया करूंगी। बाजार का खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं और साथ ही साथ पैसों की भी फजूल खर्ची होती है। मेरी बात सुनकर मोहित कहने लगा कि तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाने में कोई मसला नहीं है तो मैं तुम्हें सारा सामान लाकर दे दूंगा। अगले दिन उसने मुझे खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान लाकर दे दिया था और फिर मैंने जब खाना बनाकर उसको खाने के लिए दिया तो उसे मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आया था। उसने तो तारीफों के ढेर लगा दिए थे। वो कहने लगा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये खाना तो बाजार के खाने से भी बहुत अच्छा है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मैंने कहा, मैंने किसी से नहीं सीखा है। मेरी मामा भी अच्छा ही खाना बनाया करती थी। मैं उनको देख देख कर सब कुछ सीखी हूँ। अब मैं उसके लिए हर रोज खाना बनाती तो वो बहुत खुश होता था और रोज ही मेरे खाने की तारीफ करता था। एक दिन मोहित कहने लगा, निम्रा तुम कोई नौकरी करना चाहती थी ना? मैंने कहा, हाँ चाहती तो थी, मगर उम्मीद की तरफ से मजबूर हूँ। तो वो कहने लगा कि मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सभी बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। बाजार का खाना तो वैसे भी नुकसानदेह होता है। मैं अगर उन लोगों को तुम्हारे खाने के बारे में बताऊं तो वो लोग तुम्हारा खाना ऑर्डर किया करेंगे। इस तरह तुम भी पैसे कमा सकोगी। मैंने कहा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ, आजकल के लोग घरों से खाना बनाकर भेज रहे हैं। तुम एक काम करो, कल खाना बनाकर तैयार रखना। कल मैं अपने ऑफिस के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना टेस्ट करवाऊंगा। अगर उन लोगों को तुम्हारा खाना पसंद आया तो फिर समझो कि तुम्हें ही उन लोगों को खाना बनाकर देना होगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल खाना बनाकर तैयार रखूंगी। और अगले दिन मैंने टेस्ट करवाने के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मोहित मेरे हाथ का बना खाना अपने ऑफिस ले गया था और मैं सारा दिन उसका इंतजार करती रही थी। रात को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे खुशखबरी दी। कहने लगा, वहाँ सब लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया था और सभी का कहना है कि कल से यही खाना वो लोग खाने वाले हैं। मोहित की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया था और अब उसके जरिए मैंने किचन खोल लिया था। मैं रोज खाना बनाती और मेरा खाना मोहित के ऑफिस में चला जाता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ के बने हुए खाने में इतना टेस्ट होता है, जिससे लोगों ने मुझे बहुत प्यार और दुआ दी। मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगी। मोहित ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। उम्मीद भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई थी और उन 6 महीनों में मैंने अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। शायद मेरी कामयाबी के पीछे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं एक दिन इस तरह भी काबिल बन सकूंगी। अब लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना ऑर्डर किया करते थे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें घर के खाने की जरूरत होती है। वो ज्यादातर मुझसे ही कांटेक्ट करते थे। मोहित की जॉब भी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरा भी हाथ बटाने लगा था। मेरी बातचीत अनीला और रिदा से भी शुरू हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमसे भी कई बार पूछा था कि निम्रा कहाँ भाग गई है, मगर हमने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मैं कामयाब हो गई हूँ। मेरे हाथ का बना खाना लोगों को डिलीवर होता है और लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी, मगर जब मैंने उम्मीद के बारे में उनको बताया
تو وہ چونک گئی تھی۔ انہوں نے کہا شاید اس بچی کی وجہ سے ہی تم کامیاب ہوئی ہو، کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بھلے ہی ہم اپنی نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ان سب کو یاد رکھتا ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں ہماری نیکیوں کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آج اس بات کو پورے 7 سال گزر گئے۔ امید اچھی خاصی بڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو ایک ماں بن کر پالا، اس کو اچھی تربیت دی اور میں ان 7 سالوں میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ آج شہر کے سب سے بڑے لوگوں میں میرا نام شامل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے کام سے کافی نام کمایا، کافی پیسہ کمایا، بلکہ میں نے اپنا ایک برانڈ لانچ کیا جس میں میری مدد موید نے کی۔ ہم نے ایک بڑی سی اچار کمپنی لانچ کی اور آج شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک بھر میں ہماری کمپنی کا کھانا لوگ کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی کمپنی میں بہت سی ایسی لڑکیوں کو نوکری دی جو اکیلی ہوتی ہیں، جنہیں اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور جن کا میری طرح کوئی نہیں ہے۔ آج وہ میری ہی کمپنی میں کام کرتی ہیں، پیسہ کما رہی ہیں۔ مجھے اتنا کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر موید کے دل میں خیال آیا کہ اسے مجھ سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جو انسان کسی کی بے وجہ ہی اتنی مدد کر سکتی ہے جس سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہو، تو پھر جب وہ رشتے میں بن جائے گی تو دوسروں کا کتنا خیال رکھے گی اور کتنی مدد کرے گی۔ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں مان گئی تھی، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ آج بھی ہم دونوں مل کر اپنی کمپنی چلا رہے ہیں۔ موید نے اپنی جاب چھوڑ دی ہے اور اب وہ میرے ساتھ ہی میری کمپنی کا اور میرا سہارا بن کر کھڑا ہے، جبکہ امید ایک اچھے اسکول سے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ہم نے اسے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر اس کی ماں بن گئی تو موید بھی اس کا باپ بن گئے، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ ہم دونوں اس کے ماں باپ ہیں۔ بھلے ہی میری کامیابی کا سفر لفظوں میں بہت آسان ہے، مگر یہ سفر بہت مشکل رہا تھا۔ اس سفر میں موید نے میرا ساتھ دیا تو شاید مجھے آسانیاں لگنے لگی تھی۔ ایسا صرف اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں نے ایک معصوم بچی کو سہارا دیا، اس کا خیال رکھا، اس کی پرورش کی۔ اس کا صلہ ہی مجھے اللہ نے اس طرح دیا کہ میں آج کامیاب انسان ہوں، اور اب مجھے شاید اپنے بھیا بھابھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں انہیں پوری طرح سے بھول گئی ہوں۔ بس میں، میرا شوہر اور میری بیٹی، ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔